मुझे रोज रात को एक सपना आता था कि मेरी शादी एक बूढ़े से हो गई है और वह बूढ़ा रोज मेरे बदन को नोचता है। आखिर यह सपना मुझे रोज रोज क्यों आता था? कहीं ये सच ना हो जाए। इसी डर से मैं शादी के लिए भी हाँ नहीं करती थी। कुछ समय बाद मेरी शादी रख दी गई। शादी के दिन मैंने देखा कि मेरा पति तो मुझ पर। मेरा नाम आरजू है। मेरे पिताजी गरीब होने की वजह से मैं ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई। दरअसल मेरे पिताजी एक बनिया की दुकान में छोटा मोटा काम करके हमारे घर पर 2 वक्त के खाने का जुगाड़ कर पाते थे। इसी बीच वह मुझे पढ़ाई लिखाई ना करवा सके कर मुझे इस चीज का कोई भी दुख नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए थे। मेरे लिए यही काफी था। मैं अपनी माँ का हाथ बंटाती और अपने घर में खुश रहती थी। दरअसल मेरी माँ गांव के जमींदार के खेतों में काम करके घर का गुजारा कर लेती थी। वही कभी कभार मैं भी माँ के साथ खेतों में चली जाती थी और माँ का हाथ बंटाती थी। इसी बीच कुछ दिनों से मेरे को अजीब से सपने आने लगे। मैंने पहले तो उन सब चीज़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह तो नॉर्मल सी बात है कि जो हम अक्सर दिमाग में रखते हैं वह चीज़ रात को हमारे सपने में आ ही जाती है। लेकिन मैंने ऐसी कोई भी चीज़ अपने दिमाग में नहीं रखी थी। दरअसल कुछ दिनों से मुझे अजीब से सपने आ रहे थे कि मेरी शादी एक बुढ़े आदमी से हो रही है और शादी के बाद वह आदमी मेरे साथ बहुत गंदी तरह व्यवहार करता है। मुझे जानवरों की तरह नोच नोच कर खाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सपने मेरे को क्यों आ रहे हैं। और यह इन्हीं सपनों के बीच में अचानक से मेरी आंख खुल जाती और मैं अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती और फिर पानी पीने के बाद मेरी धड़कन थोड़ी शांत होती थी। लेकिन जब मैं फिर से वापस सो जाती तो मुझे फिर से वही सपने आने शुरू हो जाते। इसी तरह मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैं हर रोज परेशान रहने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे सपने मुझे क्यों आ रहे हैं। यह बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि सब लोग मेरा मजाक बनाते कि तुझे ऐसे ही सपने आते हैं और कोई विश्वास भी नहीं करता। लेकिन मेरी समस्या कोई भी नहीं समझ रहा था। दरअसल रात होते ही मुझे फिक्र होनी शुरू हो जाती कि पता नहीं आज मैं सो पाऊंगी या नहीं। जैसे ही मैं सोती मेरी आंख लगती, मुझे वह सपने आने शुरू हो जाते और अचानक से मेरी आंख खुल जाती। आंख खुलने के बाद मानो मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता और घबराहट से मेरी जान निकल रही होती थी। मैं जैसे खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। अब जैसे तैसे मैं दिन निकाल रही थी, लेकिन नींद न आने की वजह से अब मेरे सिर में दर्द रहने लगा और मैं गुमसुम भी रहने लगी। बात बात पर मुझे चिढ़ सी होने लगी थी। अगर माँ मुझे थोड़ा सा भी किसी काम के लिए बोल देती तो मैं चिड़चिड़ाकर उन पर गुस्सा करने लग जाती। आज से पहले मैंने कभी भी उन पर गुस्सा नहीं किया था, ना ही उन्हें कभी कुछ कहा था। हमेशा से ही मैंने अपने माता पिता को बहुत बड़ा दर्जा दिया था। जो वह बोल देते थे मेरे लिए वही सही होता था और मैं बिना कुछ बोले उन लोगों की बात मान लेती थी। लेकिन जब से मुझे यह सपने आने शुरू हुए हैं और नींद न आने की वजह से मैं जैसे डिप्रेशन में से चली गई, और उसके बाद से तो न जाने मुझे क्या हो गया कि मैं बिना सोचे समझे माँ पिताजी को जो मन में आता बोल देती थी। मेरे माँ और पिताजी को बड़ी हैरानी होती थी कि आजकल इसका स्वभाव ऐसे कैसे हो गया है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं बता पा रही थी। अब तो मेरे सर में भी दर्द रहने लगा। तभी एक रोज मैं बैठी थी तो पिताजी ने कहा कि हमें इसे शहर के अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसे कोई बीमारी ना लग जाए। इसलिए मैंने भी उन लोगों से हाँ बोल दी, क्योंकि मैं चाहती थी कि अच्छा सा डॉक्टर कोई नींद की दवाई दे देगा तो शायद मुझे इन सपनों से राहत मिल जाएगी और मैं अच्छे से सो पाऊंगी। शायद नींद ना आने की वजह से मुझे ये सब हो रहा है। अगर मैं चैन भर नींद लेनी शुरू कर दूंगी तो शायद यह सब मेरे साथ होना बंद हो जाए। इसी के साथ मैं पिताजी और माँ के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहां डॉक्टर ने मेरा इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर ने माँ पिताजी से कहा कि इसे नींद न आने की वजह से डिप्रेशन में चली जा रही है और कोई परेशानी है जो इसको अंदर से खाई जा रही है। यह सुनकर मेरे माता पिता थोड़े से परेशान हो गए।
वह मुझसे कहने लगे कि आखिर तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है, तू हमें बता सकती है। ऐसी क्या बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है और तू हम लोगों से बता नहीं पा रही है। अब तो मुझे भी लगा कि मुझे इन सबको सच सच बता देना चाहिए। तभी मैंने पिताजी का हाथ थामा और कहा कि आप लोग घर पर चलिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। फिर हम लोगों ने वहां से दवाई ली और घर की तरफ निकल पड़े। घर आने के बाद माँ पूछा कि तुमने हमें कुछ बता क्यों नहीं रही है। तभी मैंने माँ से कहा कि दरअसल मुझे कुछ दिनों से बहुत ही अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, मानो कोई बुढ़ा इंसान मेरे साथ शादी कर रहा है और वह मुझे परेशान करता है। जब भी मैं सोने की कोशिश करती हूँ तो वह सपने मुझे सताने लगते हैं और मुझे बीच में ही उठा देते हैं। उसके बाद मैं सो नहीं पाती हूँ। शायद नींद ना आने की वजह से मेरी हालत यह हो गई है। तभी माँ ने मुझे प्यार से गले लगाते हुए कहा कि बेटी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इतने रूड भी नहीं है कि तुम्हारी परेशानी को ना समझ पाए। अगर तुम्हें इसी तरह की कोई परेशानी थी तो तू हमें बता सकती थी। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? और रही बात तेरे सपनों की, तो बेटा, यह सब तो इंसान के मन के वहम होता है। अक्सर इंसान के मन में इस तरह की बातें चलने लग जाती है और वह सपनों में दिखाई देने लग जाती है। और तुझे अपने माँ पापा पर विश्वास नहीं है क्या कि हम तुम्हें किसी बुढ़े के साथ भेज देंगे? अरे हमारी तू तो राजकुमारी बिटिया है, तेरे लिए तो हम किसी शहजादे से कम लड़का नहीं ढूंढेंगे। तू अपने ससुराल में दुनिया के सारे सुख लेगी, तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हम तुम्हारे लिए ऐसा ससुराल ढूंढ कर देंगे, तुम फिक्र मत किया करो। माँ और पिताजी की बातें सुनकर मेरे मन को खूब संतुष्टि हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर मुझे फिक्र हो गई कि रात को फिर से अगर सपने आए और मैं ना सो पाई तो तभी मेरे मन में ख्याल आया कि डॉक्टर ने मुझे नींद की दवाई दी है, मैं उसे लेकर सो जाऊंगी। शायद उसे लेने के बाद मुझे कुछ भी ना हो। रात होते ही मैंने खाना खाया और मैं नींद की दवाई लेकर सो गई। आज माँ भी मेरे पास ही सोई। उन्हें लगा होगा कि मैं अकेले बेवजह डर महसूस करूंगी, इसलिए वह मेरे पास ही सो गई। अब नींद की दवाई का असर इस कदर हो गया कि मेरी आंख अपने आप बंद होने लगी और मैं माँ के गोद में सर रखकर सो गई। मेरी आंख तब खुली जब सवेरे चिड़ियों की चहचहाहट से शोर हो रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात गुजर गई। सुबेरे होते ही माँ और पिताजी मेरे पास बैठे थे। उन्होंने मुझे चाय देते हुए कहा कि क्या हुआ बेटी, और कल रात को क्या तुम्हें फिर से वही सपने आए थे? तभी मैंने ना में गर्दन हिला दी और चाय पीते पीते कहने लगी कि शायद अब मुझे इन सब से छुटकारा मिल गया है। यह दवाई इतनी असर कर गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात गुजर गई। अब उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी पिताजी ने कहा कि तू तो बेवजह घबरा गई, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू अब रोजाना चैन से सो पाएगी। अब ऐसे ही दिन निकलते गए, मुझे वो सपने दोबारा कभी नहीं आए। अब तो मेरी दवाई लेना भी मैंने बंद कर दिया था। कुछ दिनों तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी। हमारे रिश्तेदारों ने मेरे पिताजी से कहना शुरू कर दिया कि अब आरजू की शादी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दो, इसकी उम्र भी हो गई है। तभी मेरे पिताजी ने भी मेरे लिए कोई अच्छा लड़का देखना शुरू कर दिया। लेकिन एक रोज जब मैं सोई थी तो मुझे फिर से वही सपने आना शुरू हो गया और मैं झट से उठकर बैठ गई। अब घबराहट के मारे मेरी जान निकल रही थी। मुझे बार बार लग रहा था कि यह तो फिर से शुरू हो गए। अब मुझे पता है यह मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे और मेरे मन में तो यही वहम हो गया कि अब मेरे लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई है। और अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि यह सपना जरूर सच होगा। लेकिन इस बार मैंने माँ पिताजी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह किसी भी तरह से परेशान हो। वह पूरा दिन कड़ी धूप में मेहनत करते हैं और रात को मैं ऐसी बातें बोलकर उन्हें परेशान करूं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। फिर खुद ही इसे अंदर ही अंदर दबाने लगी। मेरे लिए जो भी अच्छे अच्छे रिश्ते आते मैं मना कर देती, क्योंकि मेरे अंदर जो डर बैठ गया था वह निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक रोज मेरे पिताजी ने कहा कि बेटी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का काफी अमीर खानदान से है और दिखने में भी सुंदर है और ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है।
अगर तू हाँ कर देती है तो हम तुम्हारे लिए वह रिश्ता देख लेते हैं। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता है। तभी मैंने जो पिताजी के चेहरे पर मायूसी देखी, उसने मुझे अंदर से झकझोर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि पिताजी किसी भी तरह से परेशान हो, क्योंकि जब से मैंने रिश्तों को मना करना शुरू किया था, पिताजी एक अजीब ही उलझन में पड़ गए थे। तभी मैं पिताजी के खुशी के लिए मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ बोल दी। अब सब लोगों ने खुशी खुशी मेरा रिश्ता तय कर दिया और मेरी शादी की भी तारीख निकाल दी। खैर, ऐसे ही मेरी शादी का दिन भी आ गया और बड़ी ही धूमधाम से मेरी शादी कर दी गई। मेरे होने वाले पति का नाम रमेश था। रमेश और उसके पिताजी 2 ही सदस्य रहते थे। रमेश की माँ उसके बचपन में ही गुजर चुकी थी। ऐसे ही हम लोगों की शादी हो गई और मेरी शादी के बाद मुझे मेरे ससुराल में बड़े ही धूमधाम से गृह प्रवेश करवाया गया। उसके बाद मुझे और मेरे पति रमेश को हम लोगों के कमरे में भेज दिया गया। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद जो मेरे कमरे में आए, उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरे कमरे में तो मेरे ससुर आ चुके हैं, जो काफी बुजुर्ग थे। उन्होंने आकर मेरे साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया और बड़े ही गंदे तरीके से मुझे नोच खाया। अब मेरे सब कुछ समझ से बाहर हो गया था कि आखिर मेरे साथ यह सब हो क्या रहा है। मैं जरा भी नहीं समझ पा रही थी। अब तो बार बार मुझे वह सपना याद आ रहा था कि मुझे वो सपना बिल्कुल सच ही आता था, जिसमें मेरे साथ जो घटना होती थी वह आज बिल्कुल रूबरू हो चुके थे। मेरी घबराहट के मारे जान निकल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रमेश ने ऐसा क्यों किया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बार बार रमेश पर गुस्सा कर रही थी और उसके लिए बद्दुआ निकल रही थी कि उसने मेरे साथ शादी करके मुझे अपने पिता के हवाले कर दिया। आखिर यह सब वह कर क्यों रहा था? अक्सर मैंने सुना था कि धन दौलत के लालच में आकर लोग ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन हम लोगों के पास तो किसी भी तरह का धन दौलत नहीं था। फिर इन लोगों ने मुझे अपने जाल में ऐसे कैसे फंसा लिया? और इन्होंने तो कोई दहेज वगैरह भी नहीं लिया था। मेरे पिताजी द्वारा जोड़ी गई कुछ जमा पूंजी भी इन्होंने लेने से मना कर दी। इन लोगों की अच्छाई के आगे हम लोग हार गए और इन पर विश्वास कर बैठे। लेकिन इन्होंने तो हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। मेरे मन में सवाल बार बार आ रहे थे कि इतने बुजुर्ग मेरे पिता से भी बड़ी उम्र के मेरे ससुर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी मेरे ससुर ने दूसरे दिन मुझे कहा कि अब जो कुछ हुआ है वही होने वाला है। आज के बाद तुम मेरी पत्नी होना कि रमेश की। यह सुनते ही तो मेरे रूह कांप गई। इतने बड़े और बुजुर्ग आदमी की पत्नी मैं कैसे हो सकती हूँ? थोड़ी ही देर बाद जब मैं वहां पर बैठी थी तो मैंने देखा कि रमेश नीचे आता है और मेरे ससुर उसके हाथ में ढेर सारे पैसे देते हुए उसकी पीठ थपथपा देते हैं और फिर वो घर से बाहर चला जाता है। मैंने रमेश को काफी आवाज लगाई, उसने मेरी एक भी ना सुनी। अब तो मेरे ससुर रोजाना मेरे साथ ऐसा करने लगे और उनकी यह हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही गईं। मैं अपने माता पिता को भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं उन्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख झेले थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उन्हें और ज्यादा दुख हो, और जिनके औलाद इतनी बेरहमी से दुखी हो, उसके माता पिता भला चैन से कैसे रह सकते हैं। मैं सब कुछ चुपचाप सहती गई, लेकिन मेरी बर्दाश्त की हद ही पार हो गई। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि अब तो जो कुछ करना है वह मुझे ही करना है, और मुझे सारे सवालों के जवाब लेने थे कि आखिर रमेश ने ऐसा क्यों किया और मेरे ससुर ने मेरे साथ यह सब क्यों कर दिया। तभी एक रोज मैंने बड़ी ही हिम्मत करके अपने पिताजी और माँ को सारी बातें बता दी। उन लोगों को उन पर बहुत गुस्सा आया। तभी मेरे पिताजी ने अपने पुराने मित्र को फोन किया जो पुलिस में भर्ती थे। वह जल्दी से जल्दी हमारे घर आ गए और हमारे साथ मेरे ससुराल आ गए। अचानक पुलिस को वहां देकर मेरे ससुर घबरा गए। पुलिस ने उनके तमाचा मारते हुए सारी सच्चाई बोलने को कहा। तभी मेरे ससुर ने कहा कि दरअसल रमेश मेरा बेटा था ही नहीं, वह तो एक नौटंकी में काम करता था, इसलिए मैं उसे अपना बेटा बनाकर लाया था। मैं अपनी जवानी के दिनों से ही लड़कियों के पर नजर रखता था और मेरे मन में यही लगा रहता था
कि मैं हर रोज लड़कियों के साथ सोया करूं। इसी वजह से मुझे मेरी पत्नी छोड़कर चली गई और सब लोगों में यह बात फैल गई थी कि मैं इसी तरह की सोच रखता हूं तो किसी ने मेरे साथ शादी नहीं की। तभी से मेरे मन में यह सब पड़ा था। तभी मैंने उस रमेश को नाटक के लिए बुलाया और आरजू के साथ उसकी शादी करवा दी। मुझे लगा कि आप लोग गरीब परिवार से हो, इसलिए यह मेरा सारा अत्याचार सहती जाएगी। इसलिए मैंने पैसों के बदले रमेश को खरीद लिया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसके साथ हमेशा ऐसा करता रहूंगा। तभी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि कोई इंसान इतना धोखेबाज कैसे हो सकता है। इतने बुजुर्ग आदमी ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया क्योंकि हम गरीब थे और हम गरीब किसी भी अमीर इंसान पर भरोसा कर लेते हैं और उसकी अच्छाई के आगे अपने आप को झुका लेते हैं। घर यही सब सोचते सोचते मेरे मन में आया कि देर से ही सही, लेकिन मैं उसके चंगुल से निकल चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ONL पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।